पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा ठोस खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की फसल का कीट रोगों से बचाव। टमाटर की सफल खेती करके किसान ने कमाई अच्छी आय। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी फूलों की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल को भारी क्षति करते हैं। तो अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाना जरूरी है, इसके समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर बी.डी. घोड़े। किसान बंधुओं, वर्तमान में जो है अरहर की फसल फूल अवस्था में है और फूल अवस्था में अगर कीट का प्रकोप हो जाए तो उसमें फली नहीं बनती और जो दाना है वो ग्रसित मिलता है और उसमें बाजार मूल्य भी कम मिलता है। ऐसे स्थिति में हमको कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि अरहर में 50% फूल आ जाए, इस अवस्था में जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। इसमें विशेष रूप से एक तो तूर छेदक इल्ली आती है, ये जो है फली के अंदर घुस जाती है और दाने को पूरा ये कर देती है। सबसे खतरनाक है जो कि हमने फसल में पूरा ही फसल को नुकसान पहुंचाए और क्वालिटी, बीज की क्वालिटी या दाने की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो कीटनाशक दवा का नियंत्रण के लिए एक तो क्विनालफास का उपयोग करिए। क्विनालफास की मात्रा जो है 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। और क्योंकि अरहर की फसल ऊंची रहती है, 5-6 फीट ऊंची रहती है, डालने में भी बहुत कष्ट होता है और उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पीठ वाला पंप रहता है उसमें एक लकड़ी बांधिए 5 फीट की या 4 फीट की ऊंची और उसका जो लांस में बांध दीजिए और उसकी बटन चालू कर दीजिए और समान रूप से जो है पूरे फसल के ऊपर छिड़काव कतार से कतार लेके 4-4 फीट की या 6-6 फीट की जो है कतारें लेके आप चलिए और उसको जो है छिड़काव करिए। तो इस प्रकार से इसको जो है नियंत्रण करना है। ये एक पत्ती को रोल करने वाले भी कीट आता है, तो उससे भी जो है पत्तियां गोल गोल हो जाती है और धीरे से फिर पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उगरा नाम की बीमारी आती है तो आपको मालूम होगा कि फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं और कतार की कतार जो है सूख जाती है।
रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। तो इसके नियंत्रण के लिए तो सबसे पहले कि प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना है, जैसे कि नंबर 148 है और आशा नाम की किस्म है, ICPL 48 है, 148 है। ये सब किस्में जो है आपकी जो है उग्रा निरोधक है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि फसल चक्र में भी अपनाना है आपको, क्योंकि अब ये बीमारी जो है भूमिजन्य है। भूमिजन्य होने के कारण जो है भूमि में इसके जीवाणु पनपते हैं और फिर अगले साल और फसल में नष्ट करते हैं। तो गर्मी में आपको गहरी जुताई अपनाना चाहिए, तभी जो है उग्रा नाम की बीमारी आती है, नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से जो है जब तापक्रम बहुत अच्छा नीचे आ जाता है या कम हो जाता है और मौसम में जो है थोड़ा सा बदलाव होता है तो पाला भी आने की संभावना रहती है। तो पाला आने की संभावना है और तापक्रम एकदम से गिर जाता है, तो पाले से बचाव के लिए अरहर में जो है हल्की हल्की हम सिंचाई कर दे तो उससे बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, हमें मालूम है कि आज थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे स्थिति में जो है रात को 10 बजे, रात के 12 बजे मेड़ों को चारों तरफ से अगर आप धुआं कर देते हैं, चारों तरफ से धुआं कर देते हैं तो पाले का असर कम हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपनाकर बेमौसमी सब्जियों की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और नए नए आयाम छू रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिला सोलन के प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार से। इन्होंने टमाटर की जैविक खेती करके अच्छी आय कमाई है। तो किस प्रकार से की है इन्होंने टमाटर की जैविक खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार से, जो कि पिछले 3 सालों से जैविक तरीके से टमाटर की सफल खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। मैं प्राकृतिक खेती 2018 से कर रहा हूं और इसका परीक्षण हमने पालमपुर में सुभाष पालेकर जी से लिया था। मैंने ये खेती 2018 से शुरू कर दी और लगभग अब मेरे को इस खेती को करते करते 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल में हमने पाया कि जो प्राकृतिक खेती है इसके द्वारा जो प्रोडक्ट या जो हम खेती तैयार करते हैं उसमें शून्य लागत, उसमें हमारा खर्चा शून्य के बराबर आता है। और जो हम पहले जैविक खेती करते थे उसमें हमारा खर्चा अधिक आता था, स्प्रे का खर्चा ज़्यादा आता था, हर दवाइयों का खर्चा ज़्यादा आता था और खाद का खर्चा ज़्यादा आता था। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता है। जब हम सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं, खेत को सबसे पहले जोताई करते हैं, उसके बाद जोताई करने के बाद हम खेत में आच्छेदन कर देते हैं। 5 या 10 दिन बाद फिर उसको उसी में मिला देते हैं
खेत में उस आच्छेदन को उसी में मिला देते हैं। जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें मैंने 1500 बूटा टमाटर का लगाया है और इसमें हमारी मिक्स क्रॉप लगाते हैं हम। मैंने टमाटर और मूली इसमें मिक्स लगाई है और हमने फिर जब खेत को तैयार किया तो इसमें हमने 80 किलो घन जीवामृत डाला और घन जीवामृत को डालने के बाद फिर हमने 2.5 फुट की लाइनें लगाई और 2.5 फुट की लाइनें लगा के उसमें टमाटर के पौधों को लगा दिया। टमाटर के पौधों को लगाने के बाद हमने 5 से 10 दिन में जीवामृत का छिड़काव किया, जिससे कि पौधे में जो पौष्टिक तत्व, जमीन से जितने भी पौष्टिक तत्व है सभी हमारे पौधे को मिलते हैं और जो कि जिसकी वजह से मेरे टमाटर इस बार बहुत अच्छे हुए हैं, जो कि लगभग 1500 बूटे में से मैंने इस टाइम 60-70 हज़ार का बेच दिया है और कम से कम अभी इसमें 25-30 क्रेटे टमाटर की ओर है, जो कि हमारी 800 या 900 रुपये क्रेट इस बारी टमाटर की बाज़ार में बिक रही है। सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि हम एक साथ 2 फसलों को इकट्ठी ले रहे हैं, जिससे कि हमारा मुनाफा और अधिक हो जाता है। और फिर जो टमाटर में हमारी ग्रोथ भी अच्छी आई। जो हम टमाटर मंडियों में ले जाते हैं वो हमारा टमाटर 800 से 900 के बीच जा रहा है, जिससे कि हमारे शुद्ध जो हमारा प्रॉफिट है वो इस टाइम 50 या 70 हज़ार के करीब आ चुका है, जो कि मेरी 60 या 70 क्रेटें चली गई है। टमाटर की फसल में खर्च की बात करें तो मजदूरी पर खर्च, पौध रोपाई पर खर्च, बाजार में ले जाने पर लगने वाला खर्च आदि को लगाकर कुल लागत खर्च 10,000 रुपए आते हैं। इसमें हमारा खर्चा सिर्फ यही आता है जो गुड़ और बेसन का खर्चा आता है, बाकी कोई खर्चा नहीं आता है। पूरी फसल में जो मेरा अभी तक का खर्चा आया है वो 1000 रुपये के करीब खर्चा आया है और इसमें शुद्ध प्रॉफिट जो हमारा है वो कम से कम 60 या 70 हज़ार रुपये आ चुका है और अभी कम से कम 30 या 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट और इसमें मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें कम से कम 30 या 35 क्रेटे टमाटर की और अभी है। टमाटर का इतना अच्छा लाभ लेने के लिए फसल का प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो इस बारे में इस किसान से पूछा गया तो इस किसान ने कुछ इस प्रकार से बताया। हमने टमाटर में बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या हमने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जो कि हमने यहाँ पे 15 प्रकार के पत्ते को इकट्ठा करके उससे हमने अग्नि अस्त्र को बनाया और लगातार उसी का ही प्रयोग किया। इससे मेरे टमाटर में कोई भी बीमारी नहीं आई और जैसे हमने टमाटर 10 से या 15 दिन के टमाटर हुए तो जीवामृत का छिड़काव 15 दिन के बाद करते रहे और फिर उसके बाद जैसे हमने इसमें झंबे लगा दिए। झंबे लगाने के 15 के 30 दिन बाद हमने फिर इसमें लगातार जीवामृत का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और आप सभी देख सकते हैं कि मेरे टमाटर में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
डच गुलाब की खेती करके प्रदेश के कई किसान माला माल हो रहे हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग बहुत अच्छी है और दाम भी अच्छा मिल जाता है। अगर आप भी डच गुलाब की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी खेती करेंगे, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो गुलाब के संरक्षित खेती होता है जो किसान भाई लोग करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग जो देखेंगे कि किस मिट्टी में ये गुलाब अच्छा होता है। दोमट मिट्टी सबसे इसके लिए अच्छा होता है लगाने के लिए। और हम लोग जो लगाते हैं ख़ास तरह से जो तना कटिंग्स जो होता है उससे लगाते हैं और बडिंग से भी लगाते हैं। तो हम लोग को देखना चाहेगा कि तना जो होता है कटिंग्स वो लंबाई में 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें दो से 3 गांठे भी होना चाहिए। और उसको हम लोग फिर पाउडर फॉर्म में मार्केट में आता है रूटेक्स बोल के, उसमें थोड़ा सा वो जो कट करने के बाद थोड़ा सा उसमें डिप करके फिर हम लोग लगाएंगे। फिर जब जड़ पकड़ लेगा वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद वो हम लोग वहाँ पे पॉली हाउस में पहले तो बेड प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। पॉली हाउस आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु के अनुसार इनका आकार व आवश्यक चीजें चुन ली जाती हैं। अधिकतर पैड और फैन वाले पॉली हाउस गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें तापमान को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। गुलाब की खेती से लाभ लेने के लिए बाजार की मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन कर खेती करनी चाहिए, जो कि विभिन्न रंगों की होती है। गुलाब की लाल रंग की प्रजातियां फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला, कैरामिथा, बैंडी, एस्केडा रेफिला। गुलाबी रंग की प्रजातियों में कीस, मेलाडी, सोनिया, विवाल्डी, प्रोफिटा। नारंगी रंग की प्रजातियों में लैम्बार्ड, नोबलेस, क्रीम। पीले रंग की प्रजातियों में गोल्डन टाइम, आल समीर गोल्ड, टेक्सास, पोपीलोन। किसान भाइयों, आप इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। तो जो बेड प्रिपेयर करने के लिए पहले उसमें हम लोग बेड की जो लंबाई होगी वो आवश्यकता अनुसार होगा, और जो 1 मीटर चौड़ाई होगी और वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। उसको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, मिट्टी की तैयारी अच्छे से करना होगा, तभी जाके अच्छे से फूल मिल सकता है हमको। इसके लिए ये मिट्टी को पहले जो कंपोस्ट होता है वो 20 से 30 केजी होना चाहिए, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है वो 30:30:40 अनुपात में मिलाया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में। फिर नाइट्रोजन एक बार और जो 40 ग्राम होगा उसको फिर से 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग लगाएंगे। किसान भाइयों, पौधे अधिकतर बगैर मिट्टी के होते हैं और उनको लगाते समय पौधे की जड़ें फैलाकर पौधे लगाने चाहिए। जड़ें एक जगह इकट्ठी होने पर पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। पौधों को लगाते समय जड़ों की चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे जड़ों के पास हवा न रह जाए। गुलाब के अधिकतर कलम किए पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पौधे की कलम की जगह हमेशा मिट्टी की सतह के ऊपर रहनी चाहिए। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों को पानी दें या पौधों के ऊपर पानी छिड़काव करें। और जो होता है मल्टीप्लेक्स भी 2 ml प्रति लीटर में मिला के उसको हम लोग अच्छे से स्प्रे करेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट का जो अच्छे से डेफिशिएंसी वगैरह होता है वो सब दूर हो जाते हैं और अच्छे हम लोग फूल पाएंगे। और इसमें जो गुलाब में जो सबसे मतलब मुख्य बीमारी है वो है डाईबैक। तो ये डाईबैक जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गुलाब की जो कटाई छटाई होता है उसके बाद उसके वो कट पोर्शन में हम लोग बोर्डेस मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना के, तो फिर उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम लोग
ब्लू कॉपर का जो होता है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो डाईबैक है उससे बच पाएंगे। पौधों को लगाने के कुछ समय बाद पौधों की बढ़वार होने लगती है, फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छे फूल उत्पादन और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरुआती अवस्था में पौधों को निचली शाखाओं व बन रही कलियों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। पानी की मात्रा ग्रीन हाउस के तापक्रम, नमी तथा रोशनी के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए पानी की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। और सिंचाई जो होता है वो हम लोग 1 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो निकाई गुड़ाई होता है वो 10 मतलब लगाने के 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। और ऐसे वैज्ञानिक पद्धतियों में अगर हम खेती करेंगे तो इसमें जो उपज होगा वो होगा 150 से 300 जो कटे पुष्प होता है पर मीटर स्क्वायर में पर ईयर में होता है। और इसको हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कटे पुष्प के अनुसार में या फिर गुलदस्ता में और पुष्प सज्जा में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको उपयोग करें और अच्छे से उपज। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मझगवा, जिला सतना के किसान मुरारी पाटीदार ने। आप मिर्च की फसल में इस समय किए जाने वाले आवश्यक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो मिर्च है वो हमारी रोप वाली फसल है, इसके लिए हम पहले रोप लगा लेते हैं। तो मिर्च की फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग होता है वो मृदा परीक्षक के अनुसार आधार पर हमें करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः नाइट्रोजन जो है वो 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटास आप 80 किलोग्राम यूज कर सकते हैं, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रुपाई के 30 से 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो हमारी मिर्च की जो रोप होती है वो हम अगर लगाते हैं उसके बाद हमको कुछ वीडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम खरपतवार प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो जो मिर्च होती है, मिर्च में ज़्यादातर जो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है वो आपके खुरपी द्वारा किया जाता है, जो मैनुअली यानी हम लोग खुद ही सेल्फ करते हो, उसमें किसी मशीनरी या किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जो मिर्च की जो पौध होती है, जो भी हम पेड़ लगाते हैं उसमें डिस्टेंस कम होने की वजह से वहाँ पे फावड़े वगैरह या इम्प्लीमेंट्स कोई भी यंत्र हमारा यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो पहली निराई गुड़ाई होती है वो आप 20 से 25 दिन जो रोप लगने के बाद तथा दूसरी जो 35 से 40 दिन के बाद आप कर सकते हैं। और इसकी जो निराई गुड़ाई है वो आप हाथों के द्वारा करेंगे, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करें और फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पानी देना अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारी बात चलती है कीट तथा रोग प्रबंधन पर। कीट, जो सबसे पहले हम कीट में बात करेंगे तो सबसे पहला जो कीट है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है ये इसके जो शिशु और वैक्स दोनों पत्तियों की निचली सतह पर चिपक जाते हैं तथा इसकी रस चूसते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके कम प्रभाव पर आप नीम तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और अधिक प्रभाव होने पर डाइमेथोयट 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो सेकेंड जो हमारा दूसरा जो कीट आता है वो आता है माइट। यह भी बहुत छोटे कीट होते हैं, पत्तियों की सतह पर का रस चूस लेते हैं जिसमें पत्तियां ये भी मुड़ जाती हैं। और इसके रोकथाम के लिए डाइकोकोनाल 2.5 ml या ओमाइट पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं आगे तो हमारी बात आती है रोग प्रबंधन की। जो हमारा रोग है वो है फल सड़न रोग।
जिसमें हमारी जो पत्तियां होती हैं सीड्स से नीचे की तरफ पूरी सूखने लगती हैं। इसका सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो सीड्स पर होता है। वो क्रमानुसार नीचे तक पूरा पेड़ सूख जाता है और जो फल होता है इसका वो बदरंग टाइप में हो जाता है, जिसका कोई रंग नहीं रहता है। तो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम फफूंदीनाशक कोई भी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।